एक बार की बात है, चूनागढ़ में राजा भैरव सिंह नाम का राजा रहा करता था। वो एक अच्छे राजा थे। उनका एक छोटा भाई और एक पत्नी थी, जिनके साथ वो खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। राजा के छोटे भाई का नाम वीर था। बचपन से ही दोनों भाई हर चीज में काबिल थे। दोनों में काफी प्रेम था। एक बार जब राजा भैरव सिंह अपने छोटे भाई वीर सिंह के साथ एक लंबी यात्रा करके अपने राज्य लौट रहे थे। देखिए, यहाँ एक नदी है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। घोड़े भी काफी देर से चल रहे हैं, वो भी थोड़ी देर पानी पी लेंगे। ठीक है, हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। घोड़े पानी पीते हुए, और वहाँ छुपे राजा के दुश्मन। जाओ, सबके सब छुप जाओ। जैसे ही मैं इशारा करूं, राजा को मार देना। और हाँ, सब लोग अपने मुंह अच्छे से ढक लेना। जी सरदार, आप बेफिक्र रहें, आज भैरव सिंह नहीं बच पाएगा। सेनापति, देखो यहाँ कितनी अच्छी जगह है। मन एकदम शांत हो गया। हाँ महाराज, आपने सही कहा। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम सभी यहाँ से निकल जाएंगे। तभी कुछ दूर सामने जंगल में छुपे दुश्मन सिपाही राजा पर तीर चलाते हैं। और सेनापति भीम सिंह राजा को बचा लेते हैं। अरे नहीं, आज फिर ये सेनापति बीच में आ गया। महाराज, लगता है कोई है जो आपको मारना चाहता है। जाओ, महाराज को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। कौन है? किसने किया ये हमला? सामने आओ, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। इन सबको घेर लो। आज यहां से कोई भी बच के न जाने पाए। सैनिकों, जाओ और इन सबको पकड़ लो। भैया को सही से किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ। इन्हें मैं देख लूंगा। वीर, अपना ध्यान रखना। आप जाओ भैया, इन्हें मैं देखता हूं। सेनापति और राजकुमार वीर ने काफी देर तक उन सब का सामना किया। इसके बाद वो सब भाग गए। उन्हें हराने के बाद वो सब महल लौट आए। सेनापति, आज आपने मेरी जान बचाई। महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारे महाराज हैं। आपके लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं। तुम्हारी वफादारी पे मुझे गर्व है सेनापति। और भाई वीर, तुम जैसा भाई किस्मत वालों को ही मिलता है। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मेरे भाई हो। कैसी बातें कर रहे हैं भैया? आप मेरे बड़े भाई हैं। आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। वैसे भैया, मुझे कुछ कहना था आपसे। वो मैं कुछ समय के लिए तीर्थ पर जाना चाहता हूं। भगवान की सेवा में अपना कुछ जीवन बिताना चाहता हूं। मैं चाहता तो हूं कि तुम्हें खुद से दूर न जाने दूं, पर जब तुमने मन बना लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। दोनों भाई गले मिलते हुए। इसके बाद वीर चला गया। कुछ दिनों बाद जब देश में बसंत आने की खुशी में उत्सव की तैयारी चल रही थी, तभी राजा के पास दौड़ते हुए उनके सेनापति भीम पहुंचे। क्या हुआ सेनापति भीम सिंह? महाराज, आपके लिए पत्र आया है। पत्र? किसका पत्र? महाराज, हमारे पड़ोसी देश के राजा रविसार जी का। ठीक है, इधर दो। हे राजा, मैं राजा रविसार। हमारे पिता राजा वीरेंद्र सिंह अब नहीं रहे, और इसी का फायदा उठाते हुए हमारे दुश्मन राज ने हम पर हमला कर दिया है। हमें पिताजी द्वारा हमेशा से उनके और आपके पिताजी के बीच के अच्छे संबंधों के बारे में बताया गया था। आज इस कठिन समय में उनके अच्छे संबंधों को बनाए रखने का समय है। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी मदद करेंगे और दोनों देशों के बीच चली आ रही दोस्ती को बनाए रखेंगे। राजा रविसार।
ये पत्र पढ़ते ही राजा को अत्यंत बुरा लगा। सेनापति भीम सिंह, आज ही सेना को बता दीजिए कि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए और हम कल ही राजा रविसार की मदद के लिए उनके देश जाएंगे। महाराज, आपको तुरंत निकलना चाहिए। मंत्री भानु, आप भी चलिए युद्ध में, हमें आपकी भी जरूरत पड़ेगी। महाराज, क्या बात है? वो मैं कह रहा था कि महाराज, अगर हम सब चले जाएंगे तो राज्य की रक्षा कौन करेगा? और महारानी भी अकेली है, उनको अकेला रखना ठीक नहीं रहेगा। मैं ऐसा करता हूं कि कुछ सैनिकों को महारानी और राज्य की देखभाल के लिए बोल देता हूं। मगर महाराज, सैनिकों के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना। आप अपने किसी भरोसेमंद आदमी को छोड़ दीजिए। समझ नहीं आ रहा किसे रुकने को कहूं। महाराज, इसमें सोचने का क्या है? मैं हूं ना। जब तक मैं हूं तब तक हमारे देश का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ठीक है, तुम रुक जाओ। महाराज, मैं सैनिकों को कल के लिए तैयार करता हूं। ठीक है। महाराज और सेनापति के जाते ही मंत्री भानु का तकिया कलाम। जाओ महाराज, जाओ। यह आपके जीवन का आखिरी युद्ध होगा, क्योंकि मैं मंत्री भानु हार कभी न मानू। मंत्री भानु दुश्मन राजा बृजभान से मिलने के लिए जाता है और बताता है कि एक बढ़िया खबर लाया हूं महाराज। राजा भैरव सिंह अपने पड़ोसी राज्य के राजा रविसार की मदद के लिए उनके देश जा रहे हैं। हमारी योजना सफल हुई महाराज, क्योंकि मैं मंत्री भानु हार कभी न मानू। तुम वापस लौट जाओ, मैं ये खबर उनको देकर आता हूं। बाकी जो भी योजना होगी वो तुम तक पहुंचा दी जाएगी। जी महाराज। इसके बाद राजा बृजभान एक अजनबी से मिलता है। काम हो गया है, अब बस बसंत उत्सव के दिन का इंतजार है। हाँ, उस दिन जब सब अपने काम पर लगे होंगे, हम राज्य में हमला कर देंगे और फिर पूरा राज्य हमारा होगा। दूसरी तरफ सेनापति भीम ने ये संदेश अपनी सेना को दिया। हमारी सेना के महान योद्धाओं, राजा का आदेश है कि हम कल ही हमारे मित्र देश की मदद के लिए उनके देश जाएंगे। उनके देश पर हमला हुआ है, इसलिए उन्होंने हमारे राजा से मदद मांगी है। हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने राजा की आज्ञा का पालन करें। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं। सेना का ऐसा उत्साह देखकर सेनापति बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने सेनापति के साथ मिलकर जल्द ही सारी तैयारियां कर ली। महाराज, आप विश्राम कीजिए, मैं कल के युद्ध की तैयारी करवाता हूं। ठीक है भीम सिंह, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। राजा कमरे में जाता है। उसके बाद राजा रानी से बात करता है। महारानी, आज हमें हमारे पड़ोसी राज्य के राजा रविसार का पत्र मिला। उनके देश में युद्ध का माहौल बना हुआ है। हमारे पिताजी के अच्छे संबंध होने की वजह से उन्होंने हमसे मदद मांगी है, और एक पुत्र होने के कारण अपने पिता के हर संबंधों का सम्मान करना मेरा दायित्व है। आज बहुत सारी तैयारी करनी थी, जिसकी वजह से आपको ये सब बताने का वक्त ही न मिल सका। कोई बात नहीं महाराज, आप अपने कर्तव्य का पालन करें। आप इस राज्य का ध्यान रखना। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपकी गैर मौजूदगी में इस राज्य का ध्यान रखूंगी। आप पूरी लगन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। और हाँ, इस बार का बसंत उत्सव हमारे लौट कर आने के बाद मनाया जाएगा, ताकि बसंत उत्सव की खुशी दुगनी हो जाए। जैसी आपकी इच्छा महाराज,
युद्ध की जीत की खुशी उत्सव की खुशी को दुगनी कर देगी। सुबह होते ही राजा अपनी सेना के साथ अपनी मंजिल पर चल पड़े। बसंत के आने में करीब 1 माह का समय था। रानी को अपनी कुल देवी की पूजा में उन्हें एक साड़ी अर्पित करनी थी, जो कि रानी हर बार अपने हाथों से ही बनाती थी। इस बार साड़ी बनाते हुए रानी प्रजा को बताना भूल गई कि बसंत का उत्सव राजा के आने के बाद मनाना है। रानी को जैसे ही स्मरण हुआ, उन्होंने तुरंत संदेशवाहकों से बुलावा दे भेजा। राज्य में सबको बता दो कि इस बार बसंत उत्सव महाराज के आने के बाद मनाया जाएगा। कुछ दिनों बाद जब महारानी अकेली बैठी थी, तभी उनसे उनका गुप्तचर मिलने आया। महारानी, हमें ये संदेश मिला है कि आज से ठीक बसंत उत्सव के दिन हमारे देश में दुश्मनों का हमला होने वाला है। क्या हमला इस समय? अभी तो महाराज भी यहाँ नहीं है। मैं उन्हें कैसे सूचित करूं कि हमारा देश खतरे में है? जाइए और महाराज को ये सूचित करिए कि देश को उनकी आवश्यकता है। जी महारानी, हमें ये भी पता चला है कि महल में कोई है जो दुश्मन की मदद कर रहा है। क्या हमारे महल में जासूस? कौन है वो गुप्तचर? महारानी, ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं कोशिश करूंगा कि मुझे जल्द ही उस जासूस के बारे में पता चल जाए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। रानी पूरी रात भर यही सोचती रही कि कैसे उस जासूस का पता लगाया जाए। तभी रानी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने अपने भाई को एक पत्र लिखा। भैया, हमारे देश में दुश्मन हमला करने वाले हैं। मुझे आपकी जरूरत है। महाराज भी युद्ध में गए हैं। इसी का फायदा दुश्मनों ने उठाया है। आप बसंत उत्सव के दिन सुबह होने से पहले अपनी सेना को लेकर हमारी सरहद की दिशा में फैल जाना, ताकि जैसे ही दुश्मन वापस जाने की कोशिश करे, वैसे ही आप उसे पकड़ लें। और आप मेरे भतीजे अरविंद को मेरी मदद के लिए भेज दीजिए। हमारे महल में कोई गुप्तचर है जो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुझे उसकी मदद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अरविंद से कहना कि वो महात्मा की तरह बन के आए और अपने साथ कुछ लोगों को उसकी तरह पंडितों के कपड़े पहना के लाए। मैं सबको कह दूंगी कि आप मेरे मायके के सिद्ध पंडित हैं। इस बार देवी की पूजा के लिए मैंने आपको बुलाया है। बस उसे कहना कि वो जल्दी पहुंच जाए। रानी के बोलने पे अरविंद महापंडित बन के बहुत जल्द वहां पहुंच गए। उनके आने के बाद सब जगह उनकी जय जयकार होने लग गई। ये बात जब भानु को पता चली तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने महारानी से पूछा, अब ये महात्मा लोग महल में क्या करने आए हैं महारानी? आपने इन्हें क्यों बुलाया है? आप तो जानते हैं महाराज युद्ध में गए हैं और मुझे उनकी चिंता है। उनकी सलामती के लिए मैंने इनको बुलाया है। ये जिनसे भी खुश होते हैं, उनकी मन की इच्छा पूरी कर देते हैं। क्या महारानी सच में ये इच्छा पूर्ण कर देते हैं? इसलिए मेरा नाम है भानु, हार कभी न मानो। हाँ, तुम्हें क्या लगता है वरना मैं ऐसे किसी से अपनी कुलदेवी की पूजा करवा दूंगी? क्यों ना महापंडित को खुश कर दूं? क्या पता वो मेरी इच्छा पूरी कर दें। सबके जाने के बाद मंत्री महापंडित के पास पहुंचता है। महापंडित जी, मैं मंत्री भानु प्रसाद यहाँ का राजमंत्री हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताना, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। वैसे महारानी बता रही थी कि आप किसी की कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो। कोई शक? वत्स, महात्मा लोग हैं हम।
नहीं नहीं महापंडित जी, मैं तो बस पूछ रहा था आपसे। महापंडित जी, मेरी भी एक इच्छा है, वो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है। इस बार वो बस पूरी ही होने वाली है। बस आप आशीर्वाद दे दीजिए कि वो बिना किसी परेशानी के पूरी हो जाए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाए तो तुम्हें आज रात से लेकर तब तक तालाब में एक एक करके पत्थर डालने होंगे जब तक कि तुम्हारे पास कोई सुंदर उड़ता हुआ घोड़ा ना आ जाए। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, पर तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम्हें यह करते हुए कोई देख ना ले। अगर तुमने जरा सी चालाकी करी तो तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। नहीं नहीं, मैं करूंगा ना। आप बस बताइए कि इच्छा तो पूरी हो जाएगी ना? हाँ हाँ, हो जाएगी। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बस तब तक किसी से बात मत करना। मंत्री भानु आधी रात में किसी से मिलने जाते हैं। काम हो गया? जी, काम हो गया है। यहाँ सब पूजा की तैयारियों में लगे हुए हैं। इन सबको क्या पता, ये इनकी आखिरी पूजा है। ध्यान से काम करना, अगर गड़बड़ी हुई अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आप चिंता मत करिए, किसी को शक नहीं होगा। वो सब तो राजा की सलामती के लिए पूजा में लगे हुए हैं। मुझे हर छोटी चीज की खबर समय पर मिल जानी चाहिए। जी, वो मैं कह रहा था कि मैं आने वाले दिनों में आपसे मिल नहीं पाऊंगा। महारानी ने मुझे बाकी सब चीजों में उलझाया है, तो आपसे मिलने का समय नहीं मिल पा रहा। जैसे तैसे आज मिल पाया हूँ। अगर आज के बाद ऐसे निकला तो किसी को शक न हो जाए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ठीक है, तुम नजर रखना बस। जी। अब मैं महापंडित जी के बताए नुस्खे को आराम से कर पाऊंगा। इसलिए मेरा नाम है भानु, हार कभी न मानू। उसके बाद अजनबी दुश्मन राजा से मिलने घोड़े पे बैठ के निकलता है। ब्रिजभान, सब कुछ योजना के मुताबिक ही होना चाहिए। छोटी सी भूल हम सबको मरवा सकती है, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। आप बेफिक्र हो जाइए, सब कहे अनुसार ही होगा। हमें सुबह होते ही राज्य में हमला करना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि राजा कभी भी वापस आ सकता है। इसलिए सभी जगह अपने सैनिक तैनात कर दो, और याद रहे छोटी सी गलती भी ना हो पाए। उसके जाने के बाद महापंडित ने अपने सैनिकों को आधी रात में महारानी को उनसे मिलने को कहा। आधी रात को रानी अरविंद से मिलने आई। सुनो अरविंद, तुम पूजा में पंडित की जगह बैठोगे और सारी प्रजा को बसंत उत्सव की सुबह होने से पहले आधी रात के समय हाथ में मशाल लेकर तुम्हारे पीछे पीछे आने को कहना, और तुम मौका पाते ही सरहद की दिशा में माता रानी की जय, माता रानी की जय का नारा लगाते हुए जाना शुरू कर देना। जी बुआ, आप परेशान ना हो, सब योजना के मुताबिक होगा। दोनों अपने अपने कमरे में लौट गए। सुबह बसंत उत्सव से पहले पूजा हुई। सुनिए, आप सब बसंत उत्सव की सुबह होने से पहले आधी रात के समय हाथ में मशाल लेके जहाँ जहाँ मैं जाऊँ वहाँ वहाँ चलते रहना और माता रानी की जय का नारा लगाते रहना। माता हम सब पे कृपा बनाए रखेंगी। बसंत उत्सव के दिन सुबह होने से पहले सभी लोगों को लेकर महापंडित सरहद की दिशा में जाने लगे। वहाँ जैसे ही दुश्मनों ने रोशनी को अपनी ओर आते हुए देखा, वो सब डर गए। लगता है राजा को हमारी साजिश के बारे में पता चल गया है, हमें तुरंत वापस जाना होगा। वो जैसे ही कुछ दूरी तक पहुंच पाए, वैसे ही उन्हें राजा मालसार और राजा भैरव सिंह दोनों की सेनाओं ने दुश्मनों को घेर लिया। बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? मेरी गैर हाजिरी में ये बुज़दिलों वाला कृत्य तुम्हें शोभा देता है? तुम्हारे पिता ने हमारे पिता को हमेशा युद्ध में पराजित किया और उन्हें उन्हीं के देश में अपमानित कर दिया। इसी का बदला लेने के लिए
मैंने तुम्हारे मित्र देश पर पहले हमला किया और वहां तुम्हें भिजवाकर तुम्हारे देश पर हमला करने के लिए चला आया, लेकिन मेरी चाल उल्टी पड़ गई। मुझे बताओ, इस समय तुम्हारा साथ किसने दिया? बिना किसी गद्दार के यह संभव नहीं। तुम्हारे भाई और मंत्री भानु ने। क्या वीर ने तुम्हारी मदद की? वो ऐसा नहीं कर सकता। यह सच है। कुछ महीनों पहले जब तुम्हारे ऊपर हमला हुआ, उसके बाद जब वीर तीर्थ पर निकल गए थे, असल में वो पता करने निकले कि वो हमला किसने किया है। जब उन्हें पता चला कि इन सब के पीछे मेरा हाथ है, तो वो मेरे पास आए। मैं डर गया था, मुझे लगा मैं मारा जाऊंगा, पर राजकुमार वीर ने मुझको आपको मारने का आदेश दिया, और उनकी बात न मानता तो वो मुझे मरवा देते, इसलिए मैं मान गया। वीर और भानु जहां भी हैं, उन्हें तुरंत पकड़ लो। उनका फैसला हम राज दरबार में करेंगे। और तुम बृषभान, अगर तुमने आज के बाद हमारे देश पर आंख उठा के भी देखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सोचो कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें कारागार में कैद कर दूं। मुझे क्षमा कर दे महाराज, मैं आपका अपराधी हूं। मैं जानता हूं कि कैसा लगता है जब एक देश अपने राजा के बिना मुश्किलों का सामना करता है। इसलिए जाओ, अपने देश वापस लौट जाओ, और आगे से कभी भी इस तरह के ख्याल अपने दिमाग में मत लाना, क्योंकि अगली बार मैं दया नहीं दिखाऊंगा। जाओ, अपने देश की रक्षा करो और एक अच्छे राजा बनो। धन्यवाद महाराज, आप सच में दयालु और महान हैं। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसके पश्चात राजा महल में लौटे। जाओ, भानु को मेरे सामने लाओ। पकड़ लो इस भानु को। अरे रुक जाओ, कहाँ ले जा रहे हो? अरे अरे, कहाँ ले जा रहे हो? सेनापति, तुम कब लौटे? अरे अरे रुको। लीजिए महाराज, हम भानु को ले आए, और ये है राजकुमार वीर। महाराज देखिए ना, ये सेनापति मुझे किस तरह से पकड़कर ले आए हैं। क्या हुआ मंत्री भानु, आपको उड़ने वाला घोड़ा दिखा कि नहीं? अब आपको कैसे पता इस बारे में? भला मुझे कैसे पता नहीं चलेगा, आखिर महापंडित हैं हम। क्या? इस भानु को ले जाओ और इसे बंद कर दो कारागार में। और वीर, तुम्हें तो मैंने अपना सब कुछ माना था। तुमने जब जाने की बात की तो मैं कई दिनों तक दुखी था, क्योंकि बचपन से ही तुमसे ज्यादा अपना मेरा कोई नहीं था। तुम ये सब कैसे कर सकते हो? बचपन से ही हम दोनों हर चीज में बराबर थे, चाहे वो बुद्धि हो या शक्ति। तो फिर क्यों महाराज तुम्हें बनाया गया? कि तुम बड़े हो इसलिए? एक बार भी मैं कितना काबिल हूं ये जानने की किसी ने कोशिश तक नहीं की। एक ही परिवार में इतना भेदभाव कैसे? क्या राजगद्दी बड़े छोटे के भेद से मिलती है? अगर आज ये सब ना होता तो तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह। वीर, मेरे भाई, एक बार प्यार से कहा होता मैं सारा राजपाट त्याग संन्यास ले लेता, लेकिन राजद्रोह कदापि मंजूर नहीं। जाओ, इसे कारागार में डाल दो। मैं इसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता। आज इस धोखे ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। लेकिन महारानी, मैं आपसे बहुत खुश हूं। आज आपकी वजह से मेरी प्रजा सुरक्षित है और मेरा अस्तित्व बना हुआ है। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब आपकी ही नहीं, मेरी भी प्रजा है। इन सब की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा था ना कि मैं आपके साथ सदैव खड़ी रहूंगी। राजा मलसार, आपने इन दिनों हमारी जो भी मदद की, हम आपके बहुत आभारी हैं। अरे महाराज, कैसी बातें कर रहे हैं? हम एक परिवार हैं। जब हमें आपकी जरूरत पड़े तो मदद कर देना। सब हंसने लगे। बिल्कुल, हम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। एक बात बताइए महारानी, आपको कैसे पता चला कि मंत्री ही जासूस है? महाराज, जब अरविंद महापंडित बन के महल आया था, तब मैंने देखा कि मंत्री भानु कुछ ज्यादा ही उतावले थे महापंडित को मिलने के लिए। बाद में जब मंत्री भानु महापंडित से मिलने गए तो अरविंद को भी भानु पर शक हुआ।
इसलिए हमने भानु के पीछे जासूस लगा दिए और भानु इच्छा पूरी करने वाली विधि में लगा दिया ताकि वो हमारी योजना को ना समझ पाए। वाह महारानी वाह, अति उत्तम। पर महाराज, राजा रविसार के यहाँ कैसी परिस्थितियाँ हैं? महारानी, हमने और राजा रविसार ने मिलकर दुश्मनों को देश से निकाल भगाया। सेना अधिक थी, इसलिए ये काम जल्दी ही हो गया। मुझे जैसे ही गुप्तचर ने यहाँ के बारे में बताया, मैं वैसे ही वहाँ से चला आया। महाराज, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप सही सलामत लौट आए। ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमें इस बार के उत्सव में उन्हें भी बुलाना चाहिए। राजा ने राजा रविसार को उत्सव में सम्मिलित होने का न्योता भिजवाया। सभी के आने के बाद बसंत उत्सव देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। हमें ये सीख मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में यदि व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करे और संयम के साथ कार्य करे तो वो हर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। संजय के पास भी उतना ही खेत है जितना मेरे पास है। संजय भी उतनी ही फसल उगाता है जितनी मैं उगाता हूँ। फिर भी उसके पास ट्रैक्टर भी है और बड़ा घर भी है। लेकिन मेरे पास ना तो ट्रैक्टर है और ना ही बड़ा घर है। न जाने वो ऐसा क्या करता है जिससे उसके पास ये सब है। ना जाने मेरे पास ये सब कब होगा। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा। मैं भीमा हूँ और यहाँ बहुत दूर से मछलियों का शिकार करने आया हूँ और सबसे पहले तेरा ही शिकार करूँगा। मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ जी। खाना खा लीजिए। पहले खेत जोत लेता हूँ, खाना बाद में खाऊंगा। नहीं नहीं, पहले खाना खाइए। आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है ताकि मैं भी उस संजय की तरह एक ट्रैक्टर ले सकूं। आप चिंता ना करिए जी, एक दिन हमारे पास उस संजय से भी ज्यादा होगा जी। तुम ठीक कहती हो चंपा, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। वह दिन बहुत ही जल्द आएगा जी। आप बस भगवान पर भरोसा रखिए, वह हमारी मेहनत का फल हमें जरूर देगा। तुम्हारी यही बातें मुझे भरोसा देती हैं और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। अब आप और ज्यादा मेहनत बाद में करना जी। पहले जाइए, हाथ मुंह धोकर आइए और मैं जो आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाई हूँ वह खा लीजिए। तभी तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की और ज्यादा ताकत मिलेगी। वो ऐसा लगता है जैसे नदी में कोई डूब रहा है। आवाज तो आ रही है लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा। अभी तक तो आसमान बिल्कुल साफ था और सूरज भी निकला हुआ था। ये अचानक बारिश कैसे होने लगी? ये तो बहुत अजीब बात है। हाँ, अब ये रोने की आवाज किसकी है? बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये तो जलपरी जैसी दिखती है, तो वो रोने की आवाज इसकी थी। जल्दी से इसे बचाना होगा। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सेवक है और मैं एक किसान हूँ। तुम तो एक जलपरी हो। क्या कर रही हो? आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं जलपरी ही हूँ। मेरा नाम चंचल है और मैं समुद्र में रहती हूँ। लेकिन वहाँ भीमा नाम का एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आ गया है जो मुझे खाना चाहता है। उसी से बचकर भागते हुए मैं यहाँ आकर जाल में फंस गई थी। ओह, तो ये बात थी। अब तुम क्या करोगी और कहाँ जाओगी?
ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जब तक वह भीमा समुद्र में रहेगा तब तक मैं वापस अपने घर नहीं जा सकती। तुम्हारा ऐसे खुले में रहना ठीक नहीं है। ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ बहुत से मछुआरे मछली पकड़ने आते हैं। तुम उनके जाल में फंस सकती हो, जैसे अभी फंस गई थी। इसीलिए तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगी। पिताजी तो कहते थे कि इंसान बहुत ही लालची होते हैं, वो बिना मतलब के कुछ भी नहीं करते, लेकिन यह इंसान तो बहुत भला मालूम पड़ता है। ये मेरी मदद कर रहा है और मुझसे बदले में कुछ भी नहीं मांग रहा, लेकिन मैं इसके साथ इसके घर तो नहीं जा सकती। क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं आपसे नहीं डर रही हूँ, लेकिन मैं आपके साथ आपके घर नहीं चल सकती, क्योंकि मैं पानी के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अच्छा, ये बात है। तो फिर अब तुम कहाँ रहोगी? वह तो मैं नहीं जानती। जब तक वो भीमा नाम का मगरमच्छ समुद्र से चला नहीं जाता, तब तक तुम इस नदी में रुक जाओ। लेकिन तुम दिन के वक्त पानी से बाहर मत निकलना, नहीं तो मछुआरे तुम्हें पकड़ लेंगे। यहाँ मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ रुकी तो भूख से मर जाऊंगी। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे खाने का इंतजाम मैं कर दूंगा। रोज शाम को अपनी पत्नी के हाथों का बना स्वादिष्ट भोजन तुम्हें खिलाया करूंगा। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर मैं कुछ दिनों तक इस नदी में रुक जाती हूँ। यह लो शंख, जब भी आप नदी के किनारे आकर इसे बजाओगे तो मैं इसकी आवाज सुनकर आपके पास आ जाऊंगी। कितनी देर हो गई, ये अभी तक हाथ मुंह धोकर नहीं आए, न जाने कहाँ रह गए। आपको इतनी देर कहाँ लग गई जी? खाना ठंडा हो गया है। मुझे तो आपकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है जी। अरे ये देखो, उसने मुझे ये शंख दिया है और कहा है कि मैं जब भी नदी के किनारे जाकर ये शंख बजाऊंगा, इसकी आवाज सुनकर वो जलपरी मेरे पास आ जाएगी। इसका मतलब आप सच कह रहे हैं और वह जलपरी सचमुच ही मुसीबत में है। आपने उसकी मदद करके बहुत अच्छा किया जी। मैंने उस जलपरी से कहा तो है कि दिन में पानी से बाहर मत निकलना, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो किसी मछुआरे के जाल में फंस गई तो फिर उसका क्या होगा। आप फिक्र ना करिए जी, अभी तो आप खाना खाइए। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जल्दी से खीर और पूरी बना दो, वो जलपरी बहुत भूखी होगी। आपके कहने से पहले ही मैंने खीर बना दी है जी, बस पुरिया तलने की तैयारी कर रही हूँ। अरे वाह, मेरी पत्नी तो बहुत होशियार है। जल्दी से जाइए और उस जलपरी को खाना खिलाकर आइए। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया हूँ। मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए खीर और पूरियां बनाई हैं, जल्दी से खा लो। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आपने बिना किसी लालच के मेरी मदद की है, इसलिए मैं बदले में आपको कुछ देना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने किसी इनाम के लालच में तुम्हारी मदद नहीं की। लेकिन फिर भी मैं आपको इनाम देना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो फिर दे दो। ये सोने के सिक्के मैंने नदी के अंदर ढूंढे हैं। ये लो, इन्हें रख लो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जाता हूँ, कल फिर आऊंगा।
इस गरीब सेवक के पास ट्रैक्टर खरीदने के पैसे कहाँ से आए? सेवक, तुझे खजाना मिल गया है क्या, जो तू इतना महंगा ट्रैक्टर खरीद लाया? मैं संजय से जलपरी के बारे में नहीं बता सकता, नहीं तो वो मुसीबत में पड़ जाएगी। नहीं संजय भाई, मुझे कोई खजाना नहीं मिला, बल्कि ये तो मेरी मेहनत का फल है। अरे ये क्या, ऐसा लगता है जैसे सच में ही सेवक के हाथ बहुत बड़ा खजाना लगा है, तभी तो उसने ट्रैक्टर ले लिया और अब पक्का घर भी बनवा रहा है। क्या सोच रहे हो संजय भाई? मैं ये सोच रहा हूँ कि अचानक तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया कि तूने ट्रैक्टर भी ले लिया और अब घर भी बनवा रहा है। मैंने तुमसे बताया था ना कि ये सब मेरी मेहनत का फल है। कोई तो राज है जो ये मुझसे छुपा रहा है, नहीं तो कल तक जो सेवक खेत में खुद हल खींचता था उसके पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आया। इस रहस्य का पता तो मैं लगाकर ही रहूंगा। इतना बड़ा घर बनवाने के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो मेरे दोस्त। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। बचाओ 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 बचाओ, जलपरी हमें बचाओ। मुझे इनकी मदद करनी होगी, लेकिन मैं इन्हें इस मछुआरे के जाल से कैसे बचाऊं? मुझे ये जाल काटना होगा, लेकिन अगर मैं ही जाल में फंस गई तो फिर मुझे कौन बचाएगा? बचाओ 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 बचाओ, जलपरी हमें बचाओ। तब का तब देखूंगी, अभी इन्हें बचाती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी, आपने हम सब की जान बचाई है। ये क्या, मेरा जाल तो कटा हुआ है। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इन मछलियों की इतनी हिम्मत कि मेरा जाल काटे। मैं अभी जाता हूँ, अगली बार इससे भी ज्यादा मजबूत जाल लाऊंगा और इन सभी मछलियों को बताऊंगा कि चंपक का जाल काटने का अंजाम क्या होता है। इतने दिन बीत जाने के बाद भी ये मगरमच्छ यहीं है। जब तक ये यहाँ से नहीं जाएगा तब तक तो चंचल को नदी में ही रहना पड़ेगा। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ कि सेवक हर दिन समुद्र के किनारे आता है और वापस लौट जाता है। मुझे तो लगता है कि उसके अमीर बनने का राज यहीं छुपा हुआ है। क्या बात है चंपक, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। पिछले कुछ दिनों से न जाने नदी की मछलियों को क्या हो गया है। मैं जब भी नदी में जाल फेंकता हूँ तो वो मेरा जाल काट देती हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे लगता है ये सब चंचल का काम है, लेकिन मैं इससे उसके बारे में कैसे बताऊं? तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, बहुत ही जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा शक बिल्कुल सही था। सेवक के हाथ बहुत बड़ा खजाना लगा है। इतने दिनों से ये उसी के दम पर उछल रहा था। अब बताता हूँ इसे। मैंने ट्रैक्टर भी ले लिया और बड़ा घर भी बनवा लिया, फिर भी इतने सारे सोने के सिक्के बच गए हैं। अब मैं इनका क्या करूं? इन सोनों के सिक्कों से मैं अपने लिए सोने का एक हार बनवाऊंगी जी। ठीक है, तुम हार बनवा लेना, लेकिन पहले चंचल के लिए खाना बना दो। वो तो मैंने कब का बना कर रख दिया है जी। आप जाइए और उसे खिला आइए। क्या बात है, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? मुझे अपनी घर की याद आ रही है। बहुत दिन हो गए मैं अपने माता पिता से नहीं मिली। वो मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। तुम चिंता मत करो, पहले ये खाना खा लो। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, तुम बहुत ही जल्द अपने घर जा सकोगी। सच में?
हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम बहुत ही जल्द अपने घर जा सकोगी। मैंने चंचल से वादा तो कर दिया कि मैं उसके घर पहुंचा दूंगा, लेकिन मैं ये कैसे करूंगा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरे इस काम में चंपक मेरी मदद कर सकता है। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वो मेरी बात जरूर मानेगा। अरे, अचानक बिना मौसम के इतनी तेज बारिश कैसे होने लगी? अजीब बात है, खेत में तो बारिश हो रही थी, यहाँ पानी की एक बूंद नहीं है और आसमान भी साफ है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम यहाँ पौधों में पानी डाल रही हो और वहाँ खेत में बहुत तेज बरसात हो रही है। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही। खैर छोड़ो उस बात को। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो। अभी लाई जी। मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। ना जाने सेवक भैया भीमा को मेरे घर से दूर भगा पाएंगे या नहीं, और मैं अपने घर वापस जा पाऊंगी या नहीं। आज यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बताना है। जो भी बात है बिना संकोच के कहो। जब तक वो भीमा मगरमच्छ समुद्र में है, तब तक चंचल वहां नहीं जा सकती। भीमा को चंचल के घर से दूर भगाने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। भले ही तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। यही है वो चंचल जलपरी जिसकी मदद करने के लिए मैं तुमसे कह रहा था। इसका मतलब इतने दिनों से यही जलपरी मेरा जाल काट रही थी। तुम चिंता ना करो मेरे दोस्त, मैं इस काम में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब बस इस जाल में उस भीमा के फंसने का इंतजार है। इतनी देर हो गई फिर भी भीमा जाल में नहीं फंसा। न जाने वो कब जाल में फंसेगा। लगता है भीमा जाल में फंस गया। अरे, ये तो भीमा मगरमच्छ नहीं है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये डॉल्फिन है। हमें इसे आजाद कर देना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब शाम होने वाली है। अब हमें घर लौटना चाहिए। ठीक है, कल फिर आएंगे। क्या बात है जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं चंपा, भीमा को पकड़ने की कोशिश करते हुए आज चौथा दिन भी बीत गया, लेकिन वो जाल में नहीं फंसा। न जाने वो जाल में कब फंसेगा और चंचल अपने घर वापस कब जा पाएगी। मुझे लगता है भीमा बहुत होशियार है। भले ही इसमें चंचल की जान को खतरा है, लेकिन यही एक तरीका है जिससे भीमा को पकड़ा जा सकता है। हाँ बताओ ना, इसमें पूछने की कौन सी बात है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसमें चंचल की जान को खतरा है। लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। तुम कहती हो तो मैं ये तरीका आजमाऊंगा, लेकिन पहले चंचल से बात करनी होगी। ठीक है जी। ये जाल किसने फेंका? ये जाल मैंने फेंका है। मेरी नजर बहुत दिनों से तुझ पर थी। मैं जान चुका हूँ कि यही वो जलपरी है जिसने तुझे माला माल किया है। अब मेरी बारी है माला माल होने की। इसे छोड़ दो संजय, ये बहुत परेशान है। मुझे इसकी परेशानी से क्या लेना देना। मुझे तो तेरी तरह ही माला माल होना है बस। ये अचानक बारिश कैसे होने लगी?
तुम इसे छोड़ने के बदले में क्या लोगे? इसे छोड़ने के बदले वही सोने के सिक्के लूंगा जो ये तुझे नदी से लाकर देती थी। नदी के सभी सिक्के खत्म हो गए हैं, अब एक भी सिक्का नहीं बचा। मैं कुछ नहीं जानता। जब तक मुझे सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें सोने के सिक्के ही चाहिए तो तुम मेरे सोने के सिक्के ले लो, लेकिन इसे छोड़ दो। ठीक है, पहले तुम मुझे सोने के सिक्के ला कर दो, उसके बाद मैं इसे छोड़ूंगा। ये लो सोने के सिक्के और चंचल को छोड़ दो। अब मैं माला माल हो गया। कितना लालची आदमी है, इसके किए की सजा इसे जरूर मिलेगी। अब वो चंचल के बारे में जान चुका है, इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। अगर सेवक जी की पत्नी की तरकीब से मैं घर जा सकती हूँ तो मैं ये खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ। चंचल, अब तुम अपने घर जा सकती हो। हम दोनों इस भीमा को यहाँ से बहुत दूर छोड़ आएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ही मैं अपने घर वापस जा सकूंगी। घर वापस जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देती जाओ। कौन सा सवाल? तुम्हारे रोने से बारिश होती है क्या? हाँ, जब भी मेरे आंखों से आंसू गिरते हैं तब बारिश होती है। अब समझा, इसलिए जब जब तुम रोती थी तो बारिश होती थी। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। की बात है, बलियापुर गांव में गायत्री नाम की एक लड़की रहा करती थी। बचपन में माँ बाबा के गुजर जाने के बाद से ही वो अपना और अपने भाई दोनों का ख्याल रखती थी। गायत्री जितना भी कमाती थी वो सारा का सारा घर के किराए, मिंकू की फीस, राशन में लग जाया करता और बचे खुचे पैसों से वो पूरा महीना घर चलाती। गायत्री का एक सपना था कि वो अपने लिए एक घर खरीदे। एक दिन सुबह गायत्री का मकान मालिक धनीराम उनके घर पहुंचा। घर पर कोई है? गायत्री, गायत्री। गायत्री कमरे से बाहर आती है। अरे गायत्री, तू आ गई? बता मेरा किराया कब देगी? आप? तुम तो आओगी नहीं कभी, हैं? खुद से किराया देने? तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं। हाँ, इस बार तनख्वाह थोड़ी देर से आएगी इसलिए नहीं दे पाई। ये तो तुम्हारा रोज का है, कभी भाई बीमार, कभी पगार नहीं आई। तुम्हारा तो हर बार का है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको किराया दे दूंगी जैसे ही तनख्वाह आ जाएगी। अरे छोड़ो, तुम्हारा जब मन होता है तब किराया देती हो, कभी टाइम से भी किराया दे दिया करो। ये सब मैं जानबूझकर नहीं करती, बस मजदूरी की वजह से करना पड़ता है। अरे तुम तो दुखी हो गई। अच्छा सुनो, मैं क्या कहता हूँ, तुम ऐसा करो, मुझसे शादी कर लो, फिर तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा। ये सब सुनकर मिंकू भागकर बगल वाली दादी को बुला लाता है। दादी भागते हुए गायत्री के घर आती है। क्या तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस उम्र में तू कैसी बातें कर रहा है? अरे शर्म कर, तेरी बेटी जैसी है। इसने बोल दिया ना जैसे पैसे आएंगे वो दे देगी। अब तू जा, मुझे उससे कुछ काम है। अरे ऐसे कैसे? मैंने कहा ना तू जा। अब तेरे पास कोई काम है कि नहीं जो तू यहाँ आ जाता है? जा यहाँ से। इस बार जा रहा हूँ, अगर अब से किराया टाइम पर नहीं दिया तो घर से निकाल दूंगा, समझी? तू इस पागल की बातों को दिल से मत लगा, ये बुढ़ा तो पागल है। जो तुझे देर नहीं हो रही, तुझे भी तो काम पर जाना है। दादी, आज अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मुझे क्या क्या सुनना पड़ता। अच्छा हुआ आप टाइम पर आ गईं। ठीक है दादी, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद गायत्री गोपाल की फैक्ट्री में पहुंच गई।
आओ गायत्री, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज हमें शहर से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। और हाँ गायत्री, कढ़ाई का काम तुम ही करोगी। अगर ये ऑर्डर पूरा हो गया तो मैं तुम सबको बोनस दूंगा। सब मन लगाकर काम करना। सब अपने अपने काम में लग गए। कई दिनों तक काम करने के बाद ऑर्डर पूरा हो गया। सुनो रेशमा, मैं घर जा रही हूँ। तुम्हारा काम हो गया है तो तुम भी चलो। नहीं, अभी थोड़ा काम बाकी है, तुम जाओ, मैं मालती के साथ आ जाऊंगी। ठीक है। इसके बाद गायत्री घर चली गई। उसके जाते ही मालती बोली, ये गायत्री ना जब देखो अपने मन की करती है। पहले तो सुबह देर से आती है और शाम को जल्दी चली जाती है। छोड़ ना, तू भी कुछ भी बोलती है। सुबह उसके घर में कुछ हो गया था और अभी उसका काम खत्म हो गया। वैसे भी जाने का समय तो हो चुका है। तू तो जब देखो उसकी तारीफ करती है। अरे छोड़ ना, बहुत काम करना बाकी है। अभी जल्दी जल्दी अपना काम कर। अगले दिन सारा ऑर्डर पैक करके शहर भेज दिया जाता है। 2 दिन बाद जब सब अपना काम कर रहे थे, तभी शहर से उस कंपनी का मैनेजर वहां पहुंचता है। गोपाल, कहाँ हो तुम? अरे आप यहाँ कैसे आना हुआ? बस करो ये सब। तुम्हें मैंने कितना जरूरी ऑर्डर दिया था और तुमने क्या किया है? कम से कम भेजने से पहले कपड़ों को देख तो लेते। अब क्या हुआ सर? ये देखो, कहीं से कपड़े खींचे हैं, कहीं पर धागे उलझे हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे हमारे सारे पैसे चाहिए बस। ऐसा मत कहिए, हमें एक और मौका दे दीजिए। कुछ नहीं सुनना मुझे बस मेरा पैसा चाहिए बस। गोपाल बहुत दुखी हो जाता है। वो अंदर जाकर पैसे लाता है और मैनेजर को उसके सारे पैसे दे देता है। देख लिया, आप तो इसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। और इसने क्या किया? एक काम दिया था वो भी ढंग से नहीं किया। मैं तो कहती हूँ इसको यहाँ से निकाल दो। आज इसकी वजह से पहली बार आपको किसी से इतना सब कुछ सुनना पड़ा। ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या ऐसे काम करके भेजूंगी? मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया, समझी तुम? पहले तो काम खराब करती हो, फिर झूठ बोलती हो। तुम ये सब क्यों बोल रही हो? तुम चली जाओ। तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वो मैं दे दूंगा। आज से पहले किसी ने भी मुझे मेरे काम के लिए इतना बेइज्जत नहीं किया। आज मुझे पहली बार ये सब सुनना पड़ा। तुम चली जाओ बस। यह सब सुनने के बाद गायत्री दुखी मन से वहां से चली गई। गायत्री गांव के तालाब के पास जाकर बैठकर रोने लगी। शाम होते ही गायत्री अपने घर वापस लौट गई। क्या हुआ गायत्री, तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या हुआ बच्चे? दादी, जो ऑर्डर हमारी फैक्ट्री में आया था उसे किसी ने खराब कर दिया और सब कह रहे हैं कि वो सब मैंने किया। आप तो जानती है ना दादी, मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकती। हाँ मैं जानती हूँ, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। आज अगर माँ और पापा जिंदा होते तो मुझे ये सब नहीं सहना पड़ता। ऐसे मन उदास नहीं करते बेटा, कभी कभी समय बदलने में वक्त लगता है। जानती हो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ये समझना कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसलिए आराम से घर जाओ, देखना तुम्हें जल्दी कोई काम मिल जाएगा। दादी, मुझे खुद की चिंता नहीं है, मुझे मिंकू के लिए डर लग रहा है। बिना नौकरी के मैं उसकी देखभाल कैसे करूंगी? तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद गायत्री घर चली गई। उसने देखा कि मिंकू उसका घर पर इंतजार कर रहा था। दीदी आप आ गई? तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंदर चलो। क्या हुआ दीदी, आप उदास हो? अरे नहीं बाबा, मैं बस थक गई हूँ। चलो तुम पढ़ाई करो, मैं रात का खाना बनाती हूँ। रात का खाना खाने के बाद मिंकू सो गया, लेकिन गायत्री नहीं सो पाई। वो पूरी रात रोती रही और माँ को याद करके रोते रोते उसकी आंख लग गई। सपने में उसे एक रोशनी आते हुए दिखी। ये कैसी रोशनी है? मैं हूँ गायत्री, रो मत बेटा। आज के बाद तू कभी दुखी नहीं रहेगी। कल जब तू उठेगी तो तुझे तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिलेगा।
आप आज तक क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? आपको क्या आज से पहले मेरी याद नहीं आई? बोलिए। कभी कभी बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, भूल जाओ वो सब। कल से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कल का इंतजार करो, बस जाओ, अपना ध्यान रखो। कल से तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगले दिन जब गायत्री उठती है तो सामने एक डिब्बा देखती है। वो उस डिब्बे को खोलती है और देखती है उसमें एक सुई है। माँ ने तो कहा था कि वो कुछ ऐसा देंगी जिससे मेरी किस्मत बदल जाएगी, पर ये तो सुई है, इससे कैसे मेरी किस्मत बदलेगी? ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है भगवान? क्या तब से बकबक कर रही हो? सुबह सुबह उठा दिया, अभी तो मेरा सपना पूरा भी नहीं हुआ था। तुम बोल सकती हो? अपनी तरह समझाए क्या? जब देखो रोती रहती हो। मैं हर टाइम नहीं रोती, समझी? हाँ हाँ, छोड़ो भी। दीदी तो बड़ा मजेदार है। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत परेशान होती है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है तुम्हारे लिए। आज के बाद रोना मत, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। चलो अब बहुत काम करना है। सबसे पहले आज हम दुकान से कुछ कपड़े खरीदेंगे, उन पर कढ़ाई करके उन्हें कल बाजार में बेच देंगे। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कपड़े कैसे खरीदूंगी? कोई बात नहीं, वो सब मैं देख लूंगी। तुम्हें बस उन कपड़ों में कढ़ाई करके तैयार करना होगा और कल हम बाजार में उन्हें बेचने जाएंगे। पर इतनी जल्दी मैं सारे कपड़े कैसे तैयार करूंगी? उसके लिए मैं हूँ ना, तुम बस मन में सोचना, बाकी काम मैं कर दूंगी। तब तक वहाँ पर मकान मालिक पहुँच गया। अरे ओ गायत्री, अरे किराया कब तक दोगी? बोलते बोलते थक गया हूँ मैं। ये फिर आ गया, हर बार दीदी को परेशान करता रहता है। अच्छा ये बात है, आज की बात नहीं करेगा। कैसे? तुम बस देखते जाओ। इसके बाद सुई उसे परेशान करने लगी, उसे इधर उधर बहुत ज्यादा चुभने लगी। अरे ये क्या? अरे अरे रोको कोई इसे। अरे हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया मैं? इसके बाद धनीराम परेशान होकर वहाँ से चला गया। सब हंसने लगे। आज तो बड़ा मजा आया, कैसे नाच रहा था। तुम तो बड़े कमाल के हो। बोला था ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। चलो हमें बहुत सारा काम करना है, कल सुबह हमें बाजार भी तो जाना है। तुम्हें जादू देखना है मिंकू? हाँ मुझे देखना है। तुम सब अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही उन सब ने अपनी आंखें बंद की, जादुई सुई ने अपने जादू से वहाँ कुछ कपड़े मेज पर रख दिए और कढ़ाई के लिए जितना भी सामान चाहिए था वो भी रख दिया। घर पर पैसे ना होने की वजह से घर में खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था। दीदी भूख लगी है। गायत्री जैसे ही किचन में गई उसे पता चला। खाना तो बहुत कम है, इतने में कुछ नहीं हो पाएगा किसी का। अब जैसे ही जादुई सुई भी किचन में जाकर देखने लगी कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो अपने जादू से सारा राशन भर देती है और बहुत सारा खाना जमीन पर लगा देती है। इतना सारा खाना, आज तो बहुत मजा आएगा। जल्दी जल्दी खा लो, उसके बाद हमें काम भी करना है। सब के सब भरपेट खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब के सब काम करने के लिए मेज के सामने खड़े हो जाते हैं। इसके बाद गायत्री अपने मन में जो जो डिजाइन सोचती है, जादुई सुई वैसे ही डिजाइन कपड़ों पर बनाने लगती है। रात तक सारे कपड़े तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह गायत्री बाजार जाती है और एक अच्छी सी जगह देखकर वहाँ पर अपना सामान लगा देती है। आइए आइए, यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं। ऐसी कारीगरी आपने कभी नहीं देखी होगी। देखना बिल्कुल मुफ्त है, जो भी आएगा खुद को निराश नहीं पाएगा। एक बार जरूर आइए। दो औरतें आपस में बातें करते हुए, चलें क्या एक बार देखते हैं ना कैसे कपड़े हैं, देखने में क्या दिक्कत है, अब चलो ना। दोनों की दोनों गायत्री के सामने आ जाती हैं। आइए ना, ये देखिए। अरे ये तो कितना सुंदर है, तू देखना। अरे हाँ ये तो बहुत सुंदर है, ऐसा करो मुझे एक जोड़ी दे दो। धीरे धीरे वहाँ के सारे कपड़े बिक गए। काम खत्म होने के बाद गायत्री अपने घर लौट गई। कैसा गया आज का दिन?
आज का दिन तो कमाल हो गया। इतने सारे लोग थे कि सामान कम पड़ गया। पता है उन्हें हमारा काम बहुत पसंद आया। वो बस मांगते ही जा रहे थे। हमें बस आगे भी ऐसी ही मेहनत करनी होगी। गायत्री दिन रात मेहनत करने लगी। कुछ महीनों में गायत्री ने अपने लिए एक दुकान खरीद ली और उस दुकान से जितनी भी कमाई होती उससे गायत्री ने एक घर खरीद लिया। तीनों वहाँ खुशी से रहने लग गए। एक दिन गायत्री की दुकान पर एक औरत आई। आपका नाम गायत्री है क्या? मैं आपका काम देख सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल। गायत्री उस औरत को अपने कुछ काम के नमूने दिखाती है। ये सब तुमने कहाँ से सीखा? मैंने ये सब खुद से ही सीखा है। वाह, तुमने तो बड़ी कम उम्र में पक्का काम सीख लिया है। हाँ जी। हमें 130 सेट चाहिए। क्या आप हमें एक हफ्ते में ये ऑर्डर पूरा करके दे सकती हैं? ठीक है। हमारा बिजनेस कई टाइम से अच्छा नहीं चल रहा है। अगर आप हमारी मदद करेंगी तो हमें लगता है शायद हमारे बिजनेस को मदद मिलेगी। मैं 1 हफ्ते बाद आती हूँ। आपके पास कल सारा मटेरियल पहुँच जाएगा। ठीक है। 1 हफ्ते में ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। नमस्ते, ऑर्डर पूरा हो गया क्या? हाँ जी पूरा हो गया। बस हम आपका इंतजार कर रहे थे। सारा सामान ठीक से पैक कर दिया है ना? हाँ जी। ये लीजिए आपकी पेमेंट। इसके बाद वो औरत सामान लेकर चली जाती है। जो मैनेजर पहले गोपाल की दुकान पर आया था वो मैनेजर इसी औरत की कंपनी में काम करता है। ये लो, इस बार हम जितने भी लहंगे डिजाइन करेंगे इन्हीं कपड़ों से करेंगे। मैडम, आप ये कपड़े कहाँ से लाई हैं? इनमें तो कितना बढ़िया काम हुआ है। मेरी मौसी की बेटी ने इनसे कपड़े खरीदे। जब मैंने उसके कपड़े देखे तो मैंने पूछा कि तुमने ये कहाँ से खरीदे। उसने मुझे उनका पता बताया। फिर मैंने वहाँ जाकर उनको हमारे लिए 130 सेट पूरे करने का ऑर्डर दिया। मैडम, आप क्या हमें उनसे मिलवा सकती हैं? आगे से जितना भी काम होगा खुद जाके कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, मैं कुछ दिनों बाद दूसरा ऑर्डर देने के लिए उनके पास जाऊंगी। तब तुम हमारे साथ चलना। कुछ दिनों बाद मैडम और वो मैनेजर दोनों के दोनों गायत्री से मिलने उसकी दुकान पर जाते हैं। दोनों कार से उतरते हैं। इसके बाद वो औरत गायत्री की दुकान में काम करने वाले एक आदमी से कहती है, जरा गायत्री को बुलाना। गायत्री बाहर आती है। इनसे मिलिए, ये है गायत्री। वो ऑर्डर इन्होंने ही पूरा किया था। तुमने ये ऑर्डर पूरा किया है? तुम क्या नहीं जानते हो? हाँ मैडम, उस दिन जो हमारी कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हुआ था इन्हीं की वजह से हुआ था। इन्होंने कपड़े इतने बेकार भेजे कि उस दिन का पूरा इवेंट इनकी वजह से खराब हो गया था। कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। भला एक कारीगर अपना काम खराब करके अपना नाम क्यों खराब करेगा? वही मैं भी सोच रहा हूँ। तो उस दिन ये काम किसने किया? मैंने सारा काम सही किया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जब आप उस पार्सल को लेकर गए सारे कपड़े खराब निकले। मैंने तो सारा खुद एक एक कपड़ा देखकर पैक किया था। उस वजह से मेरी नौकरी भी हाथ से चली गई। अब मुझे माफ कर दो। हमें उस दिन इतना बड़ा लॉस हुआ कि गुस्से में मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कह दिया। उस दिन मैंने गोपाल को भी बहुत कुछ सुना दिया था। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। मैं आज ही उनसे माफी मांगने जाऊंगा। तुम भी चलो। सबको ये बताना जरूरी है कि उस दिन गलती तुम्हारी नहीं थी। हाँ गायत्री, तुम्हें जाना चाहिए। जिसने ये गलत काम किया है उसे ये सजा मिलनी चाहिए। गायत्री, मैडम और वो मैनेजर तीनों के तीनों गोपाल के कारखाने में जाते हैं। अब आप सब यहाँ? अब मुझे माफ कर दो गोपाल। मुझे आज पता चला कि उस दिन गलती गायत्री की नहीं थी। किसी ने जानबूझकर वो कपड़े खराब किए थे। अब लेकिन वो कौन था? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे लोगों में से ही कोई है। उस दिन आखिर में कौन गया था? गायत्री के जाने के बाद मैं और रेशमा ही बचे थे। उसके बाद आपने मुझे मार्केट भेज दिया था। उस दिन तो मुझे लगता है रेशमा ने ही ताला लगाया था। इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। अगली सुबह सबसे पहले कौन आया? रेशमा ने शाम को ताला लगाया था, इसलिए मैंने जल्दी आकर सुबह ताला खोल दिया। सारा सामान पैक था, इसीलिए मैंने सामान को गाड़ी में रखकर सेट कर दिया। उसके बाद आप आए और आपने कहा कि गाड़ी को शहर भिजवा दो, तो मैंने शहर भिजवा दिया। लेकिन मैंने तो कपड़ों की पैकिंग ही नहीं की थी, तो सुबह कपड़े पैक किसने किए? मुझे नहीं पता। जब मैं आया था तब तो सारे कपड़े पैक थे।
मैं भी चली गई थी, इसलिए मैंने तो नहीं किए। रेशमा, ये कपड़े क्या तुमने पैक किए थे? नहीं नहीं, मैंने नहीं किए। इसके बाद जादुई सुई रेशमा को परेशान करने लगी। मुझे बचाओ, कोई इसे हटाओ, ये सुई बार बार मुझे क्यों चुभ रही है? क्या हो रहा है? कोई रोको इसे, मैं बताती हूँ। सच बताओ, अगर तुमने सच नहीं कहा तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर बाकी पुलिस ही देखेगी उन्हें क्या करना है। नहीं, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं बताती हूँ, वो सब मैंने किया था। लेकिन तुमने वो सब क्यों किया? इस गायत्री की वजह से जब देखो सब इसकी तारीफ करते रहते हैं, यहाँ तक कि मेरी दादी भी। उनके लिए तो उनकी असली पोती ये है, मैं नहीं। जब देखो परेशान करके रखा हुआ था। ये सुई में धागा डाले तो वो, और हम चाहे जितना मर्जी काम कर लें, कोई हमारी तरफ देखता नहीं था। इसलिए मैंने उस दिन गायत्री और मालती के जाने के बाद इसके कपड़े खराब कर दिए और पैकिंग करके रख दिए। तुम्हें शर्म नहीं आई रेशमा? तुम्हें पता है मेरे पास केवल एक यही नौकरी थी जिससे मैं अपना घर चला रही थी। नौकरी जाने के बाद मैं और मेरा भाई सड़क पर आ गए थे। क्या करते हम? एक बार भी नहीं सोचा तुमने? तुम इतनी मतलबी कैसे हो गई? मैं तो कहता हूँ उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, धोखाधड़ी के आरोप में। नहीं, जाने दो इसे। अगर इसे जेल में भिजवा दिया तो दादी अकेली रह जाएंगी। इस उम्र में इतनी परेशानियां वो नहीं झेल पाएंगी। उनके काफी कर्ज है मुझ पर, उनके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। हाँ, और ये गंदी सोच अपने दिमाग से निकाल देना रेशमा। आज तो बच गई, अगर अगली बार नहीं बची तो जिंदगी भर खुद को कोसती रहोगी। मैं चलता हूँ गायत्री, और हाँ, आगे से हमारे सारे ऑर्डर को तुम ही संभालोगी। तुम्हारा काम हम सबको बहुत पसंद आया है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ पार्टनर बनकर रहो, और कपड़ों में कढ़ाई का काम तुम ही देखो। मुझे माफ कर दो गायत्री। काश अगर सब मैंने समय पर पता कर लिया होता तो तुम्हें इतना सब कुछ नहीं सहना पड़ता। कोई बात नहीं, अगर उस दिन वो सब नहीं होता तो मैं आज जिंदगी में इतनी खुश ना होती। भगवान ने इन सब से मुझे एक मौका दिया ताकि मैं खुद के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। उसके बाद सभी अपने घर लौट जाते हैं। गायत्री और भी मेहनत करती है और धीरे धीरे सभी अपना जीवन खुशी